हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। धड़ाम आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था, लेकिन न जाने कहाँ से आई एक गूंज ने पूरे सृष्टि को हिला दिया। एक प्रिज्म जैसी रोशनी पूरे आकाश में फैल गई, सब कुछ तहस नहस करती हुई। जमीन कांपने लगी जैसे समुंदर की लहरें उठ रही हों। जो लोग उन लहरों की सवारी कर रहे थे वे मुश्किल से खड़े थे। असली एक्सपर्ट तक उस रोशनी के दबाव में कमज़ोर पड़ गए थे। उनकी ताकत सील हो गई थी और वे साधारण इंसानों की तरह लाचार हो चुके थे। उड़ना तक नामुमकिन था। 7 सेक्रेड माउंटेन की हरियाली के बीच एक भव्य महल के अंदर सफ़ेद कपड़े पहने सफ़ेद दाढ़ियों वाले कुछ बुजुर्ग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक चौड़ा कद काठी वाला आदमी हांफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। लॉर्ड सेंट्स, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा प्रलय है? एक वृद्ध ने गहरी सांस ली। हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया खुद में उथल पुथल मचा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम 1 मिलियन सालों से जी रहे हैं पर ऐसी हलचल नहीं देखी। जरूर कुछ बड़ा घटा है। रिकॉर्ड्स चेक करो, शायद दुनिया बदलने वाली है। जी, वो आदमी लड़खड़ाते हुए भागा। सेक्रेड डोमेन के रूबी क्लाउड सेक्ट में भी कुछ डाओइस्ट स्त्रियां कांपते हुए खड़ी रहने की कोशिश कर रही थीं। उनमें से एक वृद्धा दीवार से टेक लगाकर ऊपर देख रही थी, उस प्रिज्मिक आकाश की ओर। उसकी आंखों में डर था, दिल अजीब बेचैनी से भर गया था। आखिर हो क्या रहा है? क्या सेक्रेड डोमेन ने कभी ऐसा परिवर्तन देखा है? हुश! कुछ ही पलों में वो प्रिज्मिक रोशनी दूर जाकर फीकी पड़ गई। वृद्धा ने एक पल सोचा, फिर लड़खड़ाते कदमों से दूर दौड़ गई, अपने शिष्यों को पीछे छोड़कर जो अब भी कंपन से जूझ रहे थे। दूसरी ओर सेक्रेड डोमेन के एक कोने में, जहां न कोई अफरा तफरी थी न हलचल, एक शांत हवेली, एक पुराना पुस्तकालय, और वहां एक हाथ जो शतरंज की मोहर पकड़े था। वो कांपा और फिर थम गया। पूरी सेक्रेड डोमेन कांप रही थी, लेकिन ये स्थान और वो व्यक्ति अछूते थे। एक सॉवरेन पाथ प्रकट हुई, वह धीमे से बोला। साथ खड़ा काले कपड़े पहने एक चेहरा छुपाए व्यक्ति चौंक गया। वो इतनी जल्दी लौट आया, हमें तो भनक तक नहीं लगी। पाक, उसने शतरंज की मोहर रख दी। पाथ तो आई है, पर उसका स्वामी नहीं। ये अजीब है, उसने खुद को उससे अलग कैसे कर लिया? सॉवरेन पाथ उसके जीवन से जुड़ी होती है। अगर वो उससे अलग है तो उसका अंत निकट है। वो नकाबपोश बोला। क्या पता लगाऊं उसने पाथ किसे दी? लेकिन वो आदमी बस हंसा। उसकी हंसी अंधेरे में गूंजने लगी। जरूरत नहीं, सॉवरेन पाथ खुद दुनिया से पैदा होती है और सिर्फ एक सॉवरेन ही उसे पहचान सकता है। जिस इंसान के पास ये पाथ गई है वो खुद सबके सामने आ जाएगा, और मैं सिर्फ पाथ नहीं चाहता बल्कि उसके लोग भी। पाक, एक और मोहर रखी गई। एक में 12 सुनहरे रिंग्स की चमक थी और दूसरी में बैंगनी झिलमिलाहट। तेरी राह लौट आई, पर तू कब लौटेगा? हाँ हाँ। उसकी अंधेरी हंसी पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि ऊपर की प्रिज्मिक रोशनी भी कांप गई। धड़ाम पूरी सेक्रेड डोमेन 2 घंटे तक हिलती रही। जब तक रोशनी गायब हुई और हलचल थमी, तब तक हर जीव डरा, घबराया और स्तब्ध था। बस कुछ पुरानी शक्तियाँ और रेलिक्स ही इस सब का सच जानते थे, और उनमें से एक था हेवन सीलिंग सी एओ, जो हंस रहा था क्योंकि मॉर्टल डोमेन भी कांप उठा था। आखिरी बार जब 10 सॉवरेंस ने अपनी राह बनाई थी, तभी ऐसा हुआ था। सी आओ चाचा, ये सब क्या था? मैं इतनी कमज़ोर क्यों लग रही थी? चाओएर ने पूछा। सी आओ ने लंबी सांस ली।
जब भी कोई सॉवरेन पाथ आती है, पूरा संसार हलचल में आ जाता है। जब 10 सॉवरेन्स ने अपनी राह बनाई थी, तब भी ऐसा हुआ था। जैसे ही पाथ शरीर में समा जाती है, सब शांत हो जाता है। शरीर में समा जाती है तो चावेर चौंकी। सी आओ मुस्कुराया, जमीन पर बेहोश पड़े जुओफान की ओर देखते हुए। जब ये लड़का उठे, उससे कहना उसकी किस्मत उस लड़की से अभी भी बंधी हुई है। उफ! फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या हुआ? चावेर घबराई। सियाओ गुस्से से गुर्राया। कमबख्त इंसान, सारी ताकत यहाँ केंद्रित कर दी। मुझे ही पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी हालत तो देखो। उसने खुद को देखा और नाक भौं सिकोड़ ली। अब मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। सियाओ ने बर्फ पर एक चोट मारी। एक लहर दौड़ गई। धड़ाम समंदर और बर्फ दोनों में हलचल हुई। काली धुंध भी पीछे हट गई। जुओफान और चावेर भी उसी बर्फ पर थे, यानी वे अब नॉर्थ सी की ओर जा रहे थे। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोटी थंडर फिनिक्स, तुम महसूस नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से कल्टीवेटर सामने हैं। सियाओ ने मुंह बनाया। मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन मैं घायल हूं और ऐसे में लड़ाई का मन नहीं है। इंसान भी तो कहते हैं ना, रणनीतिक वापसी भी युद्ध का हिस्सा है। इसलिए जा रहा हूं। ट्रामा। सियाओ के पंजे हिले और बर्फ की रफ्तार बढ़ गई। चावेर चुपचाप जुओफान के पास बैठ गई और उसके साथ चली गई। बाहर बैली यूतियन का समूह भी जैसे तैसे संभला। वे पीछे हटती काली धुंध और चारों ओर फैली लाशों को देख रहे थे। इनविंसिबल सोर्ड ने गहरी सांस छोड़ी। वो समुद्री दानव अब भी जिंदा है और जुओफान मारा गया। उस तेज कंपन में हम बाहर रहते हुए भी बेबस हो गए थे। ये जरूर उसी समुद्री दानव का काम है। बैली यूयुन के चेहरे पर भय की झलक थी। सोचा नहीं था वो समुद्री दानव इतने घावों के बावजूद इतनी ताकत रखता है। लगता है आखिरी शब्द उसी का था। जुओफान अब नहीं रहा। बैली यूतियान का दिल भारी हो गया। जिस प्रतिद्वंद्वी को वो सम्मान देने लगा था, वो इतनी जल्दी चला गया कि एक खालीपन उसके सीने में भर गया। बायली यूयू का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। वो अपनी मुट्ठियां कस रही थी, दुख और पछतावे में डूबी हुई। वो बदमाश बस यूं ही मर गया। ऊश! जब सब लोग जुओफान की मृत्यु पर अलग अलग भावनाओं में डूबे हुए थे, तभी ऊपर से कुछ सुनाई देने लगा। आसमान में लाखों कल्टीवेटर्स छा गए थे, चीखते गरजते और खून बहाने को तैयार। कुछ की आंखों में आंसू थे। वे आज के दिन के बाद जिंदा न रहने के एहसास से विलाप कर रहे थे। वे सभी अपनी मौत की ओर दौड़ रहे थे और ये सब जानते थे। आखिर सोर्ड किंग्स और इनविंसिबल सोर्ड जैसे दिग्गजों को हराने की संभावना ही कितनी थी, लेकिन फिर भी वे टूटे हुए दिलों के साथ अपनी अंतिम इच्छा अपने प्रभु को सौंपकर मौत की ओर कूद पड़े। जुओफान का आदेश, 2 क्षेत्रों की फौजें यहाँ लाओ ताकि इनविंसिबल सोर्ड को यमलोक भेजा जा सके, अब अमल में लाया जा रहा था। बैली यूतियान की टीम को इसकी भनक तक न थी। उन्होंने उस भीड़ को आते देखा, खून की प्यास से भरी हुई, और एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये सब उनके लिए हो सकता है, बल्कि उन्हें तो लगा कि ये सब उनकी मदद करने आ रहे हैं। बैली यूयुन हंस पड़ा। पाट्रियार्क, प्राइम मिनिस्टर बैली की फौज आ गई। अब तो उत्तर का सारा इलाका हमारा हो गया। हमारी सारी मेहनत रंग लाई। लेकिन बैली यूतियन की आंखों में कुछ अजीब झलका। वो भीड़ को ध्यान से देखने लगा, फिर अचानक चौंक पड़ा। रुको, ये लोग मध्य क्षेत्र के जैसे तो दिख ही नहीं रहे, और ये जो खून खराबे की ललक है, ये हम पर क्यों महसूस हो रही है? सॉर्ड किंग्स सिहर उठे। वे भीड़ की आंखों में झांकने लगे, जो कि खून से लाल थीं और सीधा उन्हीं पर गड़ी हुई थीं। हाँ, ये हमारी ओर ही क्यों आ रहे हैं? इनविंसिबल सॉर्ड, तेरी ऐसी की तैसी हिम्मत है तो सामने आ। चूहे की औलाद, आज मर भी गया तो तेरे पीछे भूत बनकर पड़ूंगा। या तू बचेगा या मैं तेरी खोपड़ी को अपना लौटा बनाकर रखूंगा। मरना तो तय था,
तो जुबान से ही सही अपनी आखिरी लड़ाई लड़ ली जाए। बहुत महान बनते हो ना इनविंसिबल सोर्ड। कहते हो दुनिया में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। चलो आज मरना ही है तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को गालियां दे के ही मरूं। काले बादल जैसे लाखों लोग जमीन पर गिरे, गरजते चिल्लाते बिना एक पल की चुप्पी के, जैसे असली नायक हों। मौत के सामने भी झुके नहीं। उनकी गालियां और फूहड़ शब्दों ने इनविंसिबल सॉर्ड और सॉर्ड किंग्स के कान जला दिए। ये महान शख्सियतें बस खामोश हक्के बक्के रह गईं। ये लोग हैं कौन? हमें गालियां दे रहे हैं जबकि चारों क्षेत्रों के राजा भी हमें सलाम करते हैं। ये कीड़े शायद अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। ये लोग पागल नहीं थे, बस मौत को स्वीकार कर चुके थे, और जिसने मौत को गले लगा लिया हो उसे डराना बेकार था। बैम! बैली यूयुन ने झुककर कहा। पेट्रियार्क, मुझे इजाजत दें, मैं इनकी अकड़ निकाल देता हूँ। नहीं। बैली यूतियन की नज़र ठंडी थी, सिर हिलाते हुए बोला, ये मुझे गालियां दे रहे हैं तो इनका हिसाब भी मैं ही करूँगा। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश, अब नतीजा भुगतेंगे। संडरिंग सॉर्ड बिजली सी चमकी, आसमान पर बैंगनी बिजलियां छा गईं। उसने तलवार उठाई और एक हल्की सी चोट मारी। समझते क्या हो खुद को, सी डीमन या जोफान? अपनी औकात नहीं जानते तुम लोग। रंबल! एक बैंगनी तलवार लहर सेना के बीच कूदी। बिजली की बौछार उसके पीछे पीछे आई, जैसे आसमान खुद युद्ध में उतर आया हो। चीखें, सिसकियां, राख में बदलती जिंदगियां, सब कुछ बस एक वार में खत्म। जमीन पर सिर्फ काली राख बची। एक ही वार में 10,000 मौतें। वो सिया आओ के आगे छोटा लग सकता था, लेकिन धरती पर अब भी देवता जैसा ही था। पैट्रियार्क की महिमा अपार है, सबसे महान। बैली यूयुन ने ताली बजाकर चापलूसी की, पर अब ये तारीफ बेमानी थी। जुओफान और सी आओ की लड़ाई देख चुके इनविंसिबल सोर्ड के सामने ये सब एक बेहुदा मजाक लग रहा था। क्या ये मुझे चिढ़ा रहा है? पाह! एक थप्पड़ में बैली यूयुन जमीन पर जा गिरा, 100 मीटर दूर, खून थूकता हुआ। कॉफ! बैली यूटियन खांस पड़ा, उसके हाथ में जलता और जमता खून। यही है दुनिया का सबसे ताकतवर? सी डीमन की ताकत नहीं देखी क्या? मैं कैसे सबसे बड़ा? पर पैट्रियार्क, डीमन तो राक्षस है, इंसानों में तो आप। बकवास! सबसे बड़ा सिर्फ इंसानों में? फिर जुओफान उस डीमन को घायल कैसे कर पाया और मैं नहीं? मुझे लड़ाके चाहिए, चाटुकार नहीं। जी पैट्रियार्क। सब झुक गए। बैली यूयुन ने सिर झुकाया। उसके मन का विरोध वहीं दफन हो गया। कॉफ! आइस माउंटेन में जो छोटे सी आओ और जुओफान की ड्रैगन ब्रेथ पिल ने दी थी, उनका असर अब जाहिर हो रहा था। उसकी ताकत आधी भी नहीं बची थी, पर उसे लगा ये कीड़े मेरी पूरी ताकत के लायक नहीं हैं। थोड़ा दिखा देने से क्या होगा? उसे ये समझने में वक्त नहीं लगेगा कि वो कितना गलत था। ये तो महज शुरुआत थी। हुश! आसमान फिर भरा और फिर से वही अश्लील जलती हुई आवाजें गूंजने लगीं। आजा इनविंसिबल सॉर्ड, डरपोक कहीं के। समझते क्या हो खुद को, भगवान? तू इनविंसिबल नहीं, डेल्यूशनल है। अगर जिंदा रहना है तो घुटनों के बल चल और हमारे पैरों के बीच से निकल। हा हा हा। इनविंसिबल सॉर्ड की आंखें फट गईं। उसकी देह गुस्से में कांप उठी। उसने गर्दन मोड़ी और सामने फिर एक झुंड, गालियां देते हुए। एक और झुंड मरने को आया है। कॉफ! उसकी तलवार कांपी, लेकिन वो खुद उससे पहले ही थरथरा गया। खून थूक दिया। सोर्ड किंग्स भागे उसे संभालने। बैली यूयुन फिर से कूदा। पैट्रियार्क, इन कीड़ों को मुझे सौंपिए। दफा हो जा, ये मुझे गालियां दे रहे हैं। अगर मैंने जवाब न दिया तो इनकी बात सच मानी जाएगी। वो फिर से तलवार घुमाता है। एक और वार, हजारों और राख बन गए, पर इस बार उसके शरीर ने और साथ नहीं दिया। वो फिर से खांसने लगा और खून उसके होठों से टपकने लगा। पैट्रियार्क! अगली टीम, हमला करो।
सी ब्राइट सेक्ट के बाहर लेंग वुचांग ने दूर चमकती बैंगनी बिजली देखी और अपने हजारों सैनिकों से कहा, याद रखो, हो सकता है तुम वापस न लौटो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य है उस बूढ़े राक्षस को उकसाना। उसकी घमंड उसकी कमजोरी है। उसे ताना दो, चिढ़ाओ, ताकि वो अपनी पूरी ताकत खर्च कर दे। ये रास्ता लौटने का नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी दूसरों की जिंदगी का रास्ता बनाएगी। तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। सैनिक हंसते हंसते मौत की ओर बढ़ रहे थे, जैसे मरने नहीं, किसी पर्व पर जा रहे हों। पास खड़े एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने कई बार कहा है कि लुओ क्लैन प्रतिभाओं से भरी है। सर लेंग ने 2 क्षेत्रों की क्लैंस और सेक्स को इस तरह से बांटा कि उनके परिवार और करीबी पीछे रहें, ताकि उनकी बचने की संभावना ज्यादा हो। ऐसे में वो जान भी दे देंगे तो मुस्कुराकर, हाँ, बस एक रणनीति भर है। लेंग वुचांग मुस्कुराया। हम इनविंसिबल सॉर्ड के खिलाफ ह्यूमन वेव टैक्टिक अपना रहे हैं। ऐसे में अनजान लोगों के बीच सामूहिक तालमेल कोई मायने नहीं रखता। ये व्यवस्था ही सबसे असरदार है। सर लेंग की बात बिल्कुल सही है। मैं अगली टीम बुलाने जाता हूँ। एग्जीक्यूटिव लू, अपना ख्याल रखिए। लेंग वुचांग ने हल्का सा झुककर विदा दी, पर जैसे ही वो पीठ आंखों से ओझल हुई, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर होठों पर एक तीखा व्यंग्य उभरा। हम्फ, दूसरों की जिंदगी को सीढ़ी बनाकर अपना कद ऊंचा करने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं। इन चारों क्षेत्रों के नेता असल में। सर लेंग को ऐसे नीच लोगों से घृणा है क्या? एक मीठी खिलखिलाती आवाज आई। लेंग वुचांग चौंका और मुड़कर देखा। एक जानी पहचानी छवि सामने थी। वो झुक गया। अरे, ये तो मिस श्वांगर हैं। इतनी जान की पीड़ा के बावजूद आप इस निर्दयी युद्ध भूमि पर? हर युद्ध निर्दयी नहीं होता, श्वांगर ने धीरे से कहा। सर लेंग का धन्यवाद करना बनता है। आपने इस रणनीति से नुकसान कम किया है। भाई जुओ ने 2 क्षेत्रों को इनविंसिबल स्वॉर्ड को घेरने का आदेश तो दिया था, पर विवरण नहीं बताया। हर युद्ध निर्दयी नहीं होता, श्वांगर ने धीरे से कहा। सर लेंग का धन्यवाद करना बनता है। आपने इस रणनीति से नुकसान कम किया है। भाई जुओ ने 2 क्षेत्रों को इनविंसिबल स्वॉर्ड को घेरने का आदेश तो दिया था, पर विवरण नहीं बताया। आपकी व्यवस्था ने इस योजना को सफल होने की उम्मीद दी है। हर टीम को उसे गालियां देने को कहने से उसका अहंकार भड़कता है, वो थकता है, और हम उसे खत्म करने से पहले और लोगों की जान बचा सकते हैं। लेंग वुचांग ने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कान अब कड़वी थी। क्लैन हेड ने मुझे यही काम सौंपा था, पर शायद स्टीवर्ट जुओ की मंशा इससे अलग थी। ऐसा क्यों कहते हैं? लेंग वुचांग की आंखों में आत्मविश्वास चमका। क्या आप सच में मानती हैं कि स्टीवर्ट जुओ के पास इनविंसिबल स्वॉर्ड से निपटने का कोई ठोस तरीका नहीं था? स्टीवर्ट जुओ की योजना है, दोनों पक्ष बर्बाद हों। श्वांगर का चेहरा फक पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। भाई जुओ तो हमारे क्षेत्रों के ग्रैंड मार्शल हैं, वो ऐसा कैसे? लेंग वुचांग की आंखें चमकीं। एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, ग्रैंड मार्शल? लेकिन वो पद तो बस अस्थाई है ना। इसे दांव पेंच कहना भी गलत नहीं होगा, भले ही सुनने में कैसा भी लगे। जब युद्ध की धूल बैठेगी तो उंगलियां उठेंगी। चारों क्षेत्रों के नेता अब मजबूर हैं स्टीवर्ट जुओ को नेतृत्व सौंपने को, पर जैसे ही लड़ाई थमेगी, ग्रैंड मार्शल की उपाधि अपना महत्व खो देगी। क्षेत्र तो रहेंगे, पर स्टीवर्ट जुओ का क्या? वो इतना चतुर आदमी है कि इस खतरे को अनदेखा नहीं कर सकता। और ऊपर से उसका प्लान, एक साथ 2 पक्षों को मिट्टी में मिला देना, बीच का इलाका ढहा देना और चारों क्षेत्रों को इतने नुकसान में डालना कि वो खुद टूट जाएं। जब 2 लड़ते हैं तो जीतता तीसरा है। अब सवाल ये है, स्टीवर्ट जुओ असल में किसके लिए लड़ रहा है? लेंग वुचांग ने दाढ़ी सहलाई और चालाकी से मुस्कुराया। पता नहीं स्टीवर्ट जुओ मुझ पर नाराज होगा या नहीं। मैंने उसकी योजना को थोड़ा बदल दिया है, ताकि दोनों पक्षों की शक्ति बर्बाद होने से बच जाए। चलो
सारा दोष क्लैन हेड पर डाल दूंगा, जो इतना दयालु और मानवता के लिए दुखी है। क्यों, है ना? हा हा हा। श्वांगर चुपचाप उसे जाते देखती रही। भौहें सिकुड़ी और मन सोच में डूब गया। तो वो अब भी वैसा ही है, सालों बाद भी नहीं बदला, कभी एक पल के लिए भी मानवता के भले की नहीं सोची। बूम! इनविंसिबल सॉर्ड बिना रुके, बिना थके, एक के बाद एक सैनिकों की लहरों को नरक में भेज रहा था। ये लोग पागल थे, आत्मघाती योद्धा जो मरने के लिए ही आए थे, बार बार, लगातार। उसकी तलवार की धार अब भले ही थोड़ी कमजोर पड़ी हो, पर इतनी नहीं कि कोई रोक सके। चारों सोर्ड किंग्स भी उलझन में थे। कोई भी समझ सकता था कि अगर कुछ को मिसाल बनाकर मार गिराया जाए तो बाकी डर के मारे भाग जाएंगे, मगर ये लोग तो जैसे पागल हो गए थे, जैसे मौत पाने की कसम खा ली हो। उत्तरी क्षेत्र के लोगों को हुआ क्या है? क्या इनका दिमाग फिर गया है? नहीं, उनका दिमाग एकदम सही था। ये सब जुओफान की एट्रिशन टैक्टिक का असर था। उन्हें यकीन हो चला था कि इस युद्ध में जीत तभी मिलेगी जब लाशों का पहाड़ खड़ा होगा, और वो हर लाश, हर मौत उस विजय की सीढ़ी थी। कभी कभी मौत से नहीं, बेमतलब मरने से डर लगता है, पर जब मौत में भी एक उद्देश्य दिखे तो लोग उसे गले लगाने से नहीं डरते। जुओफान ने उनके नज़रिए को ही बदल दिया। अब मरना बेकार नहीं था, बल्कि एक मिशन था। और लेंग वुचांग की रणनीति ने जब दोस्तों और परिवार को पीछे कर दिया तो मरने वालों को और भी लगता कि उनके बलिदान का मूल्य है। जितना ज़्यादा तुम इन राक्षसों को थकाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अपने सुरक्षित रहेंगे, और क्या पता कोई नाम भी कमा जाए। बूम! एक और लहर धराशायी हुई, और अब इनविंसिबल सोर्ड की सांसें फूलने लगीं। चेहरा सफ़ेद, मुंह से 2 बार खून की उल्टियां हुईं, जख्म और गहरे हो गए। पेट्रियार्क, कृपया आप विश्राम करें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। बेली यूयू ने समय पर आगे आकर रक्षा की। अब वो इतना थक चुका था कि विरोध नहीं किया, और बाकी 3 सोर्ड किंग्स के साथ पीछे हट गया। आगे आने वाली मौत की अगली खेप अब बेली यूयू संभालेगी। सैनिक अभी भी ताने मारते और चिल्लाते रहे, मगर बूढ़ा योद्धा अब थक गया था। वो उन्हें अनसुना कर बस अपने घावों को भरने लगा। लेंग वुचंग ने जब देखा कि पेट्रियार्क पीछे हट गया और एक सोर्ड किंग आगे आया, तो उसने रणनीति बदली। अब हर बार एक टीम नहीं, एक साथ 5 टीमें भेजी जाने लगीं, सीधा इनविंसिबल सोर्ड पर हमला करने। अब बेली यूयू को एक साथ पेट्रियार्क की रक्षा और स्वयं को बचाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। बाकी सोर्ड किंग्स को उसे बदलना पड़ा, लेकिन वो भी तो जख्मी थे। 10 लहरें झेलना आसान था, 100 लहरें पड़ चुकी थीं अब तक, और उनके पुराने घाव फिर से चिल्लाने लगे। तभी बेली यूले क्राउन प्रिंस के साथ वहां आ धमका। वक्त बिल्कुल सही था, पर इसका ये मतलब नहीं कि एक बुरी तरह घायल, 2 सामान्य और 3 जख्मी सोर्ड किंग 100 मिलियन सैनिकों की लहरों का अंतहीन सामना कर सकते थे। बिल्कुल नहीं। सैनिक भले उन्हें छू भी न पा रहे हों, लेकिन उनकी युआंची अब लगभग सूख चुकी थी। 3 दिन की लड़ाई के बाद अब वो भ्रमित से खड़े थे। उनकी शक्ति खत्म होने के कगार पर थी। दुश्मन अभी भी 2/3 ताकत के साथ खड़ा था, और इन्हें असली संख्या का अंदाजा भी नहीं था। उनकी हालत और भी खतरनाक होती जा रही थी। अब तो उनकी मानसिक स्थिति भी जवाब देने लगी। बेली जिंगवे, तुमने कहा था कि तुम आसानी से नॉर्दर्न लैंड्स तोड़ दोगे। हरामी, हमें सपोर्ट करने आओगे? ये तो लग रहा है कि पूरे नॉर्दर्न लैंड्स की ताकत हम पर टूट पड़ी है। कहाँ हो तुम? बेली यूयू अब सहन नहीं कर सका, चीख पड़ा। बाकी सोर्ड किंग्स की आंखें भी खून से लाल थीं। उन्होंने बेली जिंगवे के प्लान पर भरोसा किया था, पर अब सब उल्टा हो गया। उसकी योजना में आखिर दिक्कत क्या आ गई? उन्हें नहीं पता था कि बेली जिंगवे की हालत तो इन सबसे भी बदतर थी। चलो आगे बढ़ो, किसी भी कीमत पर नॉर्दर्न लैंड्स में घुसो। बेली जिंगवे नॉर्दर्न बॉर्डर पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आंखें लाल, दांत भींचे हुए, जैसे कभी भी टूट जाए। जुओफान, तू साला, तेरी इस घटिया रणनीति का बदला मैं जरूर लूंगा। पेट्रियार्क और बाकी अभी कैसे टिके होंगे? 6 दिन हो गए हैं उन्हें 100 मिलियन लोगों की यातना झेलते, ऊपर से 3 डिवाइन सोर्ड्स भी। पेट्रियार्क को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी चीखें गूंज रही थीं। हल्ला बोलो, जान जाए तो जाए, घुसो अंदर हरामखोरों।
उत्तर में गूंजा एक ड्रैगन जैसी दहाड़। दान किंग शन ने आकाश की ओर इशारा किया और तलवार चला दी। बूम! आकाश कांप उठा। सैकड़ों जेनेसिस एक्सपर्ट्स एक साथ मारे गए। दुश्मन की रेखाएं तक हिल गईं। दिंग एक दिव्य जिधर की धुन गूंजी, पर यह कोई मधुर राग नहीं था, ये तो मृत्यु का राग था। 7 सोड एनर्जी अटैक्स ध्वनि से निकल पड़े। लोग कटने लगे। अंग भंग, खून और आंतें चारों तरफ बिखर गईं। संगीत एक बार फिर से मधुर हो गया जब सफेद कपड़ों में वह व्यक्ति शांत मुस्कान के साथ जीथर के तारों को हल्के से छेड़ने लगा। जीथर स्वॉर्ड किंग है वो, बचो उसके 7 नोट्स ऑब्सक्योर सोर्ड से। उत्तरी भूमि का एक वृद्ध गंभीर आवाज में चिल्लाया और अगले ही पल उसका शरीर पके टमाटर की तरह फट गया। ऊंचाई पर मंडराते हुए शांगवान फेयुन ने अपनी उंगलियां नीचे की। तुम सोचते हो जीथर स्वॉर्ड किंग ही अकेला खतरनाक है? इस युद्ध भूमि पर 4 स्वॉर्ड किंग्स हैं। क्या तुम बाकियों को नौसिखिया समझते हो? हाँ, जीथर स्वॉर्ड किंग तो हमेशा स्टाइल मारता है, युद्ध में भी जीथर बजाता है। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल मुंह बनाते हुए शांगवान फेयुन के पास आया। चलो, हम भी कभी शरीफ दिखने की कोशिश करें। इस रफ्तार से तो सारा क्रेडिट उस तार बजाने वाले को ही मिलेगा, और फिर वो बोरिंग प्राइम मिनिस्टर बैली हम पर चिल्लाएगा कि हम मेहनत नहीं कर रहे। मैं तो उसकी बकबक से बचना चाहता हूँ। हा हा हा। हंसते हुए वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने शराब की एक धार उड़ेल दी जो हवा में सुनहरी ज्वाला बनकर तलवारों की बारिश में बदल गई और एक ही झटके में हजारों योद्धाओं को लील गई। शांगवान फेयुन की आंखें सिकुड़ गईं। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, ये तो साउथर्न लैंड्स की डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट है। आग सच में सबसे घातक हथियार है। पुरानी बातों में क्या रखा है? वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने धीरे से सिर हिलाया। मुरोंग लाई के साथ एक बार बैठकर पी थी, उसे दोस्त माना था। उसने भी दिल खोलकर डेसिमेटिंग स्वॉर्ड 1 साल तक देखने दिया, तभी आज ऐसा बना पाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पता नहीं वो मुझे दोबारा पीने देगा या नहीं। जब साउथर्न लैंड्स जीत लेंगे तब सारी शराब तेरी होगी। चोरी की शराब में क्या स्वाद जब वो किसी प्यारे दोस्त के हाथों नसीब न हो। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल की आंखों में कुछ लम्हों के लिए उदासी झलक गई। 2 स्वॉर्ड किंग्स को ऐसे हंसते बतियाते देखकर बैली जिंगवेई का खून खौल उठा। उसकी नसें तन गईं और वो दांत पीसता हुआ चीखा, शांगवान फेयुन, वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पार्टी के लिए बुलाया है? चार्ज करो हरामखोरों। तच, ये लड़का फिर से हमारी टांग खींच रहा है। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने कंधे उचकाए और एक लंबी सांस लेकर नॉर्दर्न लैंड्स की सीमा की ओर बढ़ गया। शांगवान फेयुन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बैली जिंगवेई जमीन पर पैर पटकता हुआ बुरी तरह कांप रहा था। साले विदेशी स्वॉर्ड किंग्स एक काम ढंग से नहीं कर सकते, अब क्या करूं? इतने दिन हो गए। और पैट्रियार्क, प्राइम मिनिस्टर सर, एक रिपोर्ट है। एक दूत उसके सामने झुक गया। बैली जिंगवेई ने झटपट जेड स्लिप छीनी और बेकरारी से पढ़ने लगा। इन नाजुक लम्हों में अब क्या आफत आ गई। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वो कमीना गायब है और अब वो गठबंधन का नेतृत्व भी नहीं कर रहा। परफेक्ट। जारी। अगर तुम चाहो तो मैं अगला हिस्सा भी इसी अंदाज में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। बूम संसी सेक्ट के लीडर बू शिंगयुन कुछ उजड़े हुए खंडहरों के बीच प्रकट हुए। उन्होंने दूर क्षितिज में चमकती बिजली को देखा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा थकी थकी सी लग रही थी, जैसे उसकी शक्ति भी धीरे धीरे बुझ रही हो। उनकी आंखों में हलचल हुई।
उन्होंने गहरी सांस ली और उस भव्य दृश्य से नजरें हटाकर चारों तरफ देखने लगे। क्रैक! एक पत्थर के फटने की आवाज उनके कानों में पड़ी और बू शिंग्युन की आंखें चमक उठीं। उनका ध्यान तुरंत उस दिशा में गया और पलक झपकते वहां पहुंचे। एक हथेली का वार भेजकर उन्होंने मलबे को उड़ा दिया और सामने आया सी ब्राइट सेक्ट का कमजोर सा लीडर लिंग यूनटियान। उसके फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, जर्द चेहरा और होठों पर जमी खून की परत ने उसकी गरिमा को धूमिल कर दिया था। सेक्ट लीडर लिंग, आप कैसे हैं? ये हीलिंग पिल लीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। बू शिंग्युन ने उसे सहारा दिया और एक नीली गोली उसके मुंह में डाल दी। फिर उन्होंने उसे अपनी पीठ पर उठाया और हवा में तेजी से उड़ चले। अब सब बचाए जा चुके हैं। हा हा हा। वूश! कुछ ही मिनटों में बू शिंग्युन सी ब्राइट सेक्ट से 10 मील दूर एक तंबू पर पहुंचे। वहां पहरा दे रहे शिष्य वही बचे खुचे लोग थे जिन्होंने युद्ध में जान बचाई थी। वे तुरंत हरकत में आए और लिंग यूनटियान को तंबू के भीतर ले गए। अंदर कई घायल पड़े हुए थे। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स और शांगुआन कुल के 3 वृद्ध भी उनमें शामिल थे। इनविंसिबल स्वॉर्ड के वार के समय 3 दिव्य तलवारों की कृपा से ही ये सब जीवित बचे थे, वरना तो मिट्टी में मिल चुके होते। हालांकि अब भी उनकी जान बस एक डोर पर टिकी थी। लिंग यूनटियान को आते देख सभी की आंखों में जान आ गई। सेक्ट लीडर लिंग ओमबेई उसे भी बाकी के जैसे एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया और जब वह घायल स्वर सुन सका तो मुश्किल से एक आंख खोली और कराहता हुआ बोला, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? हा हा हा। लीडर लिंग, क्या उस राक्षस के वार ने आपके सिर को ही उड़ा दिया? हम सबकी हार हो चुकी है, मरते मरते बचे हैं। ये तो सेक्ट लीडर बू की कृपा है जो समय पर आए, वरना हम सब खंडहरों में दम तोड़ चुके होते। एग्जॉल्टेड हेरान ने बू शिंग्युन की तरफ देखा और कृतज्ञता से कहा, सेक्ट लीडर बू हमारे उद्धारक हैं, हम उनका आभार कभी चुका नहीं सकते। बू शिंग्युन ने विनम्रता से हाथ हिलाया जैसे खुद को दोषी मानते हों। आप लोग बहुत बड़े हैं सीनियर्स, मुझे शर्म है कि मैं युद्ध में आपके साथ नहीं था। जो थोड़ा बहुत किया वो कुछ नहीं है। अगर आप भी हमारे साथ होते तो अभी हमारे जैसे ही मलबे में दबे पड़े होते। फिर कौन बचाने आता हमें? आपने सही किया सेक्ट लीडर बू। मैं पहले जो भी बहस करता था उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका चाहता हूँ। कोई बात नहीं एक्साल्टेड है ईरान, हम सब एक ही पक्ष में हैं। पुरानी बातें पुरानी थीं। हा 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 हा। बू शिंग्युन ने जोर से हंसते हुए कहा। लिंग यूनटियान अब समझ चुके थे कि ये सब बू शिंग्युन की बदौलत ही जिंदा हैं। उन्होंने खुद को जबरदस्ती उठाया और आभार जताने लगे। वूश! तभी तंबू का पर्दा हटा और एक काले चोगे वाला आदमी हंसता हुआ भीतर आया। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप सभी अब भी जीवित हैं। सेक्ट लीडर लिंग, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स और पूर्वी दक्षिणी प्रतिनिधिगण, क्या अब आपकी ये हालत आपको मेरी बात सुनने के लिए कुछ अधिक सहिष्णु बना पाई? कौन हो तुम? नाम बताओ। लिंग यूनटियान गरजे। उसने अपना हुड उतारा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, लगता है कुछ ने अब तक मुझे देखा नहीं है, तो जान लीजिए मैं हूँ सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर बैली जिंगवेई। तुम बैली जिंगवेई हो? सभी के चेहरे सख्त पड़ गए, आंखें फैल गईं। तुम उत्तरी भूमि के इतनी गहराई में क्या कर रहे हो? सी ब्राइट सेक्ट की रक्षा कैसे भेद ली? गार्ड्स, इसे पकड़ लो। एक वृद्ध उठने ही वाला था। हा 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 हा। अपनी ऊंची कुर्सी से उठकर यहाँ आने की हिम्मत की तुमने?
अब न सिर्फ बैली यूटियन बल्कि सबसे चतुर बैली जिंगवेई भी हमारे हाथ लगेगा। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का विनाश अब दूर नहीं। सी ब्राइट सेक्ट के कई शिष्य भीतर आए उसका रास्ता काटने के लिए। रुको, बैली जिंगवेई चिल्लाया, इससे पहले कि बू शिंगयुन उसे पकड़ पाता। बू शिंगयुन ने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान ला दी। प्राइम मिनिस्टर बैली, अब कौन सा चाल चलने आए हो? तुम मशहूर हो सही, लेकिन हो तो बस एक कमजोर विद्वान। तो फिर इतनी घबराहट क्यों? बैली जिंगवेई ने कंधे उचकाकर कहा, मैं अकेला और निहत्था आया हूँ, सिर्फ बातचीत करने। आप चाहें तो मेरी गर्दन लेने के बाद बंदी बना सकते हैं, पर क्या आप सच में एक बूढ़े विद्वान से डर गए हैं? क्या आप मुझे बोलने तक नहीं देंगे? बू शिंगयुन रुक गए और लिंग यूनटियान की ओर देखा। लिंग यूनटियान ने खांसते हुए हाथ उठाया और शिष्यों को बाहर जाने का इशारा किया। बू शिंगयुन ने गुस्से में सिर मोड़ा। तेरी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया, शांत और संयमित। प्राइम मिनिस्टर बैली, लिंग यूनटियान की आवाज कमजोर थी लेकिन स्पष्ट। जब दोनों पक्ष युद्ध में उलझे हैं तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? सबकी नजरें बैली जिंगवेई पर टिक गईं। अब ये चालबाज मंत्री क्या खेल खेल रहा है? बिना किसी स्वॉर्ड किंग के यहाँ आना, क्या मौत का शौक है इसे? बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया, आवाज गंभीर, सच कहूं तो मैं आप सभी को बचाने आया हूं। हमें बचाने? सब चौंक गए। फिर एक्साल्टेड हैरान हंस पड़ा। प्राइम मिनिस्टर बैली, तुम ठीक तो हो? सारा पलड़ा हमारे पक्ष में है। अभी अभी एक शिष्य ने बताया कि तुम्हारा पैट्रियार्क भी बमुश्किल लड़ पा रहा है और हमारे पास अभी भी लाखों सैनिक बचे हैं उसे खत्म करने को, और तुम हो कि हमारे इलाके में चले आए हो ये कहने कि हमें बचाने आए हो। वाह, क्या मजाक है। जारी, अगर चाहो तो मैं अगले हिस्से को भी ऐसे ही ड्रामेटिक अंदाज में ट्रांसलेट करता रहूं। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैली असाधारण बुद्धिमान है, मगर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए यहाँ तक आना, लगता है ये सारी कहानियां बस बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी जोर जोर से हंस पड़े जैसे बैली जिंगवेई कोई मजाक हो, लेकिन बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया, उस तंज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सबके हंस चुकने का इंतजार करते रहे, फिर बोले, आप सब सही हैं। जीत आपके हाथ में है, यह मैं जानता हूँ, और मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। आपकी चतुर योजना ने मेरी साम्राज्य की जड़ें हिला दी हैं, पर जैसे यह एक कड़वा सत्य है, वैसा ही एक और सत्य भी है, आपका पतन भी इसी जीत के साथ शुरू हो जाएगा। उघ, सभी चेहरों पर हंसी जम गई। हवा जैसे एक पल में भारी हो गई। लिंग यूनटियान की आंखों में क्रोध उमड़ आया। बैली जिंगवेई, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? हा 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 हा, क्या आपने कभी सोचा इस योजना के बाद आगे क्या होगा? बैली जिंगवेई की आंखों में चमक थी, चालाकी और गहराई की। मानता हूँ इस बार आप जीतेंगे, लेकिन हारेंगे भी। आप अपराजेय स्वॉर्ड स्टार एम्पायर को जरूर मिटा देंगे, मगर उसकी कीमत होगी। सी ब्राइट सेक्ट हो या डबल ड्रैगन मैनर, शांगवान कुल या मुरोंग कुल, सभी का अंत भी तय है। ठीक उसी तरह जैसे मेरी धरती उजड़ने जा रही है, दुनिया के नक्शे से मिट जाना, यही अंजाम होगा। कितनी बकवास है ये, कोई चिल्लाया। गिरने वाला तो सिर्फ तुम्हारा एम्पायर है, हमारा इससे क्या लेना देना? हम क्यों तुम्हारे साथ मरेंगे? बैली जिंगवेई मुस्कुराया, कुछ नहीं। तो बताओ, जब कोई महान ताकत हारती है तो उसका पतन कैसे होता है? हमें सब पता है। लिंग यूनटियान ने कटाक्ष भरी मुस्कान दी। जैसे ही हम इनविंसिबल सोर्ड को गिरा देंगे, तुम्हारा साम्राज्य भी ढह जाएगा। बैली जिंगवेई शांत स्वर में बोले, लेकिन मेरे पास अभी भी लाखों सैनिक हैं और 4 स्वॉर्ड किंग्स भी, जबकि आप लोग थक चुके हैं, लहूलुहान हैं। आपके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची। उस हाल में मैं चारों दिशाओं को माटी में मिला सकता हूँ। सच में?
लिंग यूनिटियन की आवाज में हंसी थी। वो जिन स्वॉर्ड किंग्स पर तुम घमंड कर रहे हो वही आखिर में तुम्हारा अंत करेंगे। इनविंसिबल स्वॉर्ड के बिना कोई भी उन्हें बांध नहीं सकता। वो तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। बाकी सबने भी उसी घमंड से भरी मुस्कान दे दी, जैसे उनके जीत का दिन दूर नहीं। बैली झिंगवेई की आंखों में अब एक अलग तरह की चमक थी, व्यंग्य की। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतना यकीन कैसे है कि जैसे ही उन्हें पैट्रियार्क की मृत्यु का पता चले उनका पहला काम मुझे धोखा देना ही होगा। तंबू के भीतर पसरा सन्नाटा और भी गहरा गया। सभी घायल वृद्ध जैसे उस प्रश्न में ही उलझ गए। कोई जवाब न था। चारपाई पर पड़े घायल वृद्धों ने भौचक्के निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा, फिर बैली जिंगवेई की गहरी आंखों में झांकते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? बैली जिंगवेई ने एक फीकी हंसी हंसी, कुछ नहीं, बस ये लग रहा है जैसे हम सब किसी और की बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हैं। जब दो लड़ते हैं तो तीसरा जीतता है, और इस लड़ाई में कोई भी असल में विजेता नहीं है। बैली की आंखों में अब गुस्सा था, लेकिन उसने एक लंबी सांस भरी। घायल वृद्धों की आंखों में संदेह ही संदेह था। बैली झिंगवेई ने सिर हिलाया और थकी हुई सांस के साथ खुद को संयमित किया, फिर बोला, मुझे यकीन है वो तुम्हारा चालाक मास्टर तुम्हें बस वही बताया जो तुम सुनना चाहते थे। कैसे ये सब खत्म होगा, अब मैं तुम्हें बाकी की कहानी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये योजना बेहद धूर्त है। पैट्रियार्क पर सब कुछ झोंक देना ये कोई छोटी बात नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी हिम्मत जुटा लोगे। पर असल में ये बहादुरी नहीं, बिल्कुल ही मजबूरी में उठाया गया कदम था। किसी और के हाथ की कठपुतलियां बन गए तुम लोग। मानता हूँ इस चाल ने मुझे मेरी सबसे कमजोर जगह पर चोट दी। मैंने चारों लैंड्स पर हमला कर तुरंत शक्ति बढ़ाने की सोची थी, अपने स्वॉर्ड किंग्स की संख्या बढ़ाकर। पर ये लोग बहुत अनियंत्रित हैं। पैट्रियार्क के मरते ही उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, और तब ये चारों मेरे साम्राज्य को अंदर से ही तबाह कर देंगे। क्या जुओ सर ने भी यही बात नहीं कही थी? घायल बुजुर्गों की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। ये तो जुओ सर की ही योजना है। तभी तो दुनिया का सबसे चतुर आदमी भी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ सुलह की बात करने आया है, क्योंकि जुओ फैन ने उसे गहरी चोट दी है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। बैली जिंगवेई ने जैसे उनके मन पढ़ लिए हों बोलते चले गए। अब आती है मौत, पर किसकी ये मैं नहीं कह सकता, मेरी या तुम्हारी। क्या तुम सच में सोचते हो कि पैट्रियार्क के मरते ही 4 स्वॉर्ड किंग्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे? हास्यास्पद। वो सभी मेरे सेंट्रल एरिया में शक्ति और वैभव के लिए आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ छोड़ देंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि वे क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता और देखता कि दोनों ओर के नेता खत्म हो चुके हैं, तो मैं जरूर बगावत करता, एक निजी सेना बनाता, पैट्रियार्क की शहादत को बहाना बनाकर लड़ाई जारी रखता, चारों लैंड्स को खून से रंग देता, और जब वो चारों लैंड्स बर्बाद हो जाते तब मैं सेंट्रल एरिया पर चढ़ाई करता। बैली जिंगवेई की आंखों में शैतानी चमक थी। वो अपनी बातों से उन्हें फंसाते जा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे साम्राज्य का पतन तुम्हारे चारों लैंड्स की तबाही की शुरुआत है। अंत में चारों स्वॉर्ड किंग्स ही इस 5 भूमि की दुनिया के असली मालिक बनेंगे। और हाँ, जुओ फैन को मत भूलो। तुम्हारे लिए शायद ये खबर नहीं हो, पर सेंट्रल एरिया में विद्रोह शुरू हो चुका है। एक छुपी हुई शक्ति तेजी से उठ रही है, और जैसे ही 5 लैंड्स की बड़ी ताकतें मिटेंगी, एक नया युग जन्म लेगा। चूंकि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा श्रेय जुओ फैन को जाता है, क्या उसे इसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? हाँ हाँ हाँ,
सभी घायल नेता अब पसीने से तरबतर थे। उनके दिलों में घबराहट समा गई थी। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बेली जिंगवेई कह रहा है, तो हम ये सब लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं? क्या ये सब जुओ फैन की एक और चाल थी, न सिर्फ सेंट्रल एरिया के खिलाफ बल्कि 4 लैंड्स को भी खत्म करने की? सभी के चेहरों पर डर और तनाव गहराता गया। उनके जहन में सिर्फ जुओ फैन की वो रहस्यमयी मुस्कान घूम रही थी। वो बहुत ही खतरनाक है। उन्हें अब महसूस हुआ कि वे बस मोहरे थे। अगर सच में उनके कुल और संप्रदाय मिट गए तो वे अपने पूर्वजों की आंखों में कैसे देखेंगे? सभी ने सिर झुका लिए, अत्यंत पीड़ा में। कमबख्त जुओ फैन, बू शिंग्युन चीखा। मुझे शुरू से ही शक था कि वो चालाक लड़का किसी बड़े षड्यंत्र में लगा है। उसने हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया। क्या आप सबको याद है उसने कैसे कहा था कि सेंट्रल एरिया में अराजकता फैलानी है? अब समझ में आया, ये सब सत्ता के लिए था। सेक्ट लीडर लिंग, अब क्या करें? लिंग यूनिटियान की भौहें चिंता से कांपने लगीं। वह बेली जिंगवेई की ओर देखने लगा। बेली जिंगवेई, तुम बस हमें ये सब दिखाने नहीं आए हो, है ना? असली बात बताओ। बेली के चेहरे पर एक शांति थी। बस यही तो वो चाहता था सुनना। वो मुस्कुराया। सेक्ट लीडर लिंग, मैं यहाँ समाधान के लिए आया हूँ, क्योंकि इस समय हम दोनों ही उस नीच लड़के के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आशा है कि सेक्ट लीडर लिंग और बाकी सभी नेता पैट्रियार्क पर हमला रोक दें। रोक दें? तुम चाहते हो हम उस राक्षस इनविंसिबल सोर्ड को यूं ही छोड़ दें? लिंग यूनिटियान ने दुविधा से मुट्ठियां भींच लीं। इतने सालों में पहली बार हमने उसे घुटनों पर लाया है। अब अगर जाने दें तो फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। लेकिन एक बात याद रखो, जुओ फैन की योजना पूरी तरह पैट्रियार्क की मौत पर टिकी है। अगर उसे असली झटका देना है तो तुम्हें पैट्रियार्क को जाने देना होगा। तुम सभी अपनी बातों के पक्के हो, है ना? क्या तुम सब किसी और के लिए अपनी जड़ें मिटाने को तैयार हो? सच कहूं, मुझे भावुक कर दिया तुम सब ने। वृद्धों के चेहरों पर कड़वाहट थी, लेकिन उन्होंने दांत भींचे और सिर हिलाया। अब बात समझ आ चुकी थी। लिंग यूनिटियान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इनविंसिबल सॉर्ड के चले जाने के बाद? निश्चिंत रहिए, बेली की आंखों में दृढ़ता थी। हमारा साम्राज्य पहले से ही अराजकता में है। हमने भारी नुकसान झेले हैं। हमारे पास कोई और ताकत या समय नहीं बचा। और मैं अपने डाव हार्ट की शपथ लेता हूँ, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की तरफ से, अगले 100 साल तक हम 4 लैंड्स की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। अब वृद्धों के लिए यह फैसला आसान हो गया था। 100 वर्षों की शांति। लिंग यूनिटियान ने सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, गार्ड जाकर। बूम चांदी सी लहरें फटीं। हजारों योद्धा एक ही क्षण में ढेर हो गए। बेली यूयू और बेली यूलेई थरथरा रहे थे। शरीर से सारी शक्ति निकल चुकी थी। वे वहीं जमीन पर ढेर हो गए। हम अब और नहीं रोक सकते, बेली यूयू हाँफते हुए बोली। उसने बाकी थके हुए साथियों की ओर देखा। सभी चुक चुके थे। बाकी सबके चेहरों पर मायूसी और हार की कड़वाहट साफ थी। इन दिनों पेट्रियार्क और सोर्ड किंग्स बारी बारी से दुश्मनों से लड़ते रहे थे, लेकिन इसने उनकी चोटों को और बढ़ा दिया था और युएनची अब लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। शू एक और लहर आई। फिर कुछ और लोग अपनी जान देने दौड़े, चिल्लाते और गालियां बकते। ये क्या, सब जमीन पर पड़े हैं? मतलब ये लोग थक चुके हैं, मरे हुए जैसे चेहरों पर जो हार मान चुके थे। अचानक उम्मीद की चमक उभरी और खुशी से कांपते होंठ बोले, भाइयों, ये थक गए हैं, हमला करो और इनके सिर काट लो। ये थक चुके हैं? मतलब हम मरे नहीं, सिर्फ जिंदा रहेंगे नहीं, हम इनविंसिबल सॉर्ड और 5 सॉर्ड किंग्स को मारेंगे। हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। घड़ 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 घड़।
आसमान चीरती हुंकारों के साथ वो आत्मघाती योद्धा जो पहले मौत के लिए दौड़े थे, अब उत्साह और लालच में जलते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। वो दुनिया की शोहरत, दौलत, नाम, सब कुछ अपने उन भाइयों की लाशों पर चलते हुए बटोरने जा रहे थे जिन्होंने अपनी जान पहले गंवा दी थी। अब उन्हें सब कुछ यूं ही मिलने वाला था, जैसे आसमान से हीरो बनने का ताज उनके सिर पर गिर रहा हो। हंसी से लबरेज चेहरों के साथ वो पागलों की तरह दौड़े, भूखे भेड़ियों जैसे, इतिहास में अमर होने के लोभ में अंधे। उनके असली और घिनौने इरादे अब सबके सामने थे, एकदम नंगे। बैली यूतियन के होंठ कांपे। उसके हाथों में डिवाइन स्वॉर्ड अब भी झंझना रही थी, आंखों में गुस्से की आग थी। मैं, महान इनविंसिबल स्वॉर्ड, किसी महान योद्धा से लड़ते हुए नहीं, बल्कि इन घिनौने कीड़ों के हाथों मरूंगा। ये तो अपमान है, कलंक है। स्वॉर्ड किंग्स के चेहरों पर भी वही घिन, वही अस्वीकार। अगर मुरोंगलाई या ओयांग लिंगतियन, यहाँ तक कि वो सन की जुओ फान भी उन्हें मार डालता, तो भी उन्हें गर्व होता। लेकिन अब वो बस मिट्टी में मिल रहे थे, और वो भी ऐसे कीड़ों के हाथों जिनका नाम तक याद रखने लायक नहीं। रुको, सेक्ट लीडर लिंग का आदेश है, कोई भी इनविंसिबल स्वॉर्ड पर हमला नहीं करेगा। उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। एक गगनभेदी आवाज उन पागल हो चुके, अंधे हो चुके योद्धाओं के कानों में गूंजी, और वो वहीं स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनका होश छीन लिया हो। पूरा मैदान एक पल को थम गया। मौत बस एक कदम दूर थी, पर अब किसकी और क्यों? अब सबकी नजरें एक बार फिर उलझीं। युद्ध नहीं, चालें चल रही थीं। उमा दिया दाना आ या दियता नहीं थी। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।